हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो आज की इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग वीकली रिवाइज करने वाले हैं 27 मई से 2 जून के करंट अफेयर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, पूरा अच्छे से देखिएगा। आपका टॉप 30 क्वेश्चन रिवाइज किया जाएगा पिछले हफ्ते का। जो इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ रिवीजन करेंगे, स्टैटिक पॉइंट्स भी जानेंगे और आपका बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और इसके अलावा आज दिन में मंथली भी वीडियो आ जाएगी, तो परेशान ना होइए। इस बार 15 दिन पर नहीं आई है, इस बार 1 महीने पर आएगी और कंप्लीट आएगी वो भी, ठीक है। और वो क्लास मैं कोशिश करूंगा डिजिटल बोर्ड पर लेने की। तो इसकी पीडीएफ और क्विज वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलती है। जैसे कि आप जानते हो, एमजेटी ऐप जो है बहुत ही खूबसूरत सा ऐप है अपना, और उस ऐप पर आपको फ्री में पीडीएफ, फ्री में आपको ई बुक, क्विजेज वगैरह सब मिलेंगी। ई बुक पेड है और वीडियो कोर्स भी पेड है। चलिए, तो अच्छा, एक और जरूरी बात ई बुक से याद आया, मई महीने की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और आज जब तक ये क्लास आपके पास जाएगी तो तब तक लॉन्च हो गई रहेगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये ई बुक प्राप्त कर सकते हो। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मात्र 20 रुपए की मंथली करंट अफेयर की ई बुक होती है, आप सब लोग जानते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखो, रूल वही है पुराना कि इसमें है आपको अपना स्कोर बताना। स्कोर काउंट करते हैं जाना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितना स्कोर है आपका आना, ठीक है ना। ये बन गया गाना। फिलहाल टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता है? पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिए। स्कोर काउंट करते रहना, 30 में लास्ट में आपको बताना है कितना स्कोर आया आपका। टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है दोस्तों किसने? किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। केकेआर ने दोस्तों एसआरएच की टीम को हरा करके जीता है। देखो, ये 4 टीमें जो आपको ऑप्शन में दिख रही है ना, यही टीमें क्वालिफाई की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए सेमीफाइनल कौन कौन खेला, तो सेमीफाइनल के बारे में भी आप बता देना, ठीक है। तो ये 4 टीमें क्वालिफाई कर पाई थी, जिसमें केकेआर जो है ये इस बार का विनर रहा है और रनर अप रहा है सनराइजर्स हैदराबाद। डिटेल्स देखते हैं क्या क्या अवार्ड मिले किसको किसको। तो इस बार आईपीएल का ये 17वां संस्करण था। टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था और केकेआर जो विजेता टीम के कप्तान रहे वो रहे श्रेयस अय्यर और एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस रहे। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको मिलता है। विराट कोहली ने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 741 रन बनाए, जो कि सर्वाधिक था, और जीता ऑरेंज कैप। पर्पल कैप के विजेता वो होते हैं जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो हर्षल पटेल जो कि पंजाब किंग्स टीम के थे, और इन्होंने 24 विकेट लेकर के सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप जीती। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड सुनील नरेन को मिला, केकेआर टीम से हैं, 450 पॉइंट्स थे इनके। फेयर प्ले अवार्ड मिला सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। और केकेआर ने अपना तीसरा आईपीएल जीता है। इससे पहले 2012 और 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में जीता था। इस बार गौतम गंभीर की मेंटरशिप में जीता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट कीजिएगा आंसर। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कांस फिल्म फेस्टिवल आप सब जानते हो अभी आयोजित हुआ। इस महीने पे केवल उसी की चर्चा रही। चुनाव के बाद अगर दूसरा सबसे ज्यादा चर्चित विषय रहा चुनाव और आईपीएल के बाद, तो कांस फिल्म फेस्टिवल ही रहा। तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? जो भारतीय हैं, अनसुईया सेन गुप्ता। अनसुईया सेन गुप्ता आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इनकी मूवी आई थी द सेमलेस, तो इसके लिए इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता हुआ है। और एक और अवार्ड मिला चिदानंद नाइक को, सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट टू नो, इसके लिए इनको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, जिसे ला सीनेफ अवार्ड भी कहते हैं। तो 2 अवार्ड याद रखना, चिदानंद नाइक और कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसुईया सेन गुप्ता। एक और अवार्ड मिला है, अभी आगे हम लोग उसकी बात करेंगे। इस बार 77वां संस्करण था, फ्रांस के कांस में आयोजित हुआ। अगला, किसके द्वारा लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, लेट्स मूव इंडिया कैंपेन, बताइए कमेंट करके। ये ओलंपिक से जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं, ओलंपिक से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। आप बताइए कमेंट करके किसने इसे शुरू किया है। तो ये कैंपेन दोस्तों शुरू किया है अभी हाल ही में किसने? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ मिल करके ये कैंपेन लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? इसको इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे भारतीय एथलीट को थोड़ा सा एक है कि ना उनके अंदर ऊर्जा भर सके कि भाई ओलंपिक आ रहा है, आप लोग अच्छे से तैयारी करो। लेट्स मूव इंडिया, लेट्स मूव अगर लगा दें, केवल केवल इंडिया हटा दें अगर, तब ये ओलंपिक का स्लोगन हो जाएगा। ओलंपिक ने इस बार लेट्स मूव नाम से अपना ये स्लोगन शुरू किया था
और अभी रिलायंस फाउंडेशन, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर के लेट्स मूव इंडिया इंडियन प्लेयर के लिए शुरू किया गया। ठीक है ना। चलिए, तो 23 जून को मनाते हैं ओलंपिक दिवस, और तो पिछली साल इन्होंने ये लेट्स मूव कैंपेन का अनाउंसमेंट किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ओलंपिक की बात आई है तो इस बार ओलंपिक कहाँ होने जा रहा है? पेरिस में होने जा रहा है, फ्रांस में होने जा रहा है। और कौन सा संस्करण होगा? तो आप कहोगे 33वां संस्करण होगा ओलंपिक का, पेरिस ओलंपिक का। ठीक है जी। अगला, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई? एक्चुअली ये तूफान आया भी। तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से बताइएगा वहां पर कौन सा तूफान आया जो बंगाल की खाड़ी से उठा था और यहाँ के तटों से टकराया है। नाम क्या है इसका? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन, चक्रवात रेमल। जो लोग डी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, चक्रवात रेमल आया हुआ था। ठीक है, और ये रेमल उठा था बंगाल की खाड़ी से, ये बात याद रखना, 26 मई के आसपास में। तो इसमें भारत सरकार भी तैयार थी क्योंकि प्रेडिक्शन कर लिया गया था। एनडीआरएफ की 14 टीमें तैयार की गई थी और 5 टीमें रिजर्व रखी गई थी, जिससे भारत में कम से कम नुकसान हो सके, जान माल की हानि कम से कम हो सके, लोगों को इवैक्यूएट कराया जा सके। अगर आईएमडी की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी दोस्तों, इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया? 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है ये, मतलब बायोडिग्रेडेबल होगा ये। ठीक है, तो पहला है विश्व का पहला, ये कमेंट करके बताइए कौन सा है, किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है किसने किसने किसने? भारत ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। इंडिया ने लॉन्च किया है बायोडिग्रेडेबल पेन, जो कि 100% है, दुनिया का पहला। नई दिल्ली में सौरभ एच मेहता ने इसे लॉन्च किया है, इसका नाम है नोट पेन। ओके, तो ये रिसाइकल्ड पेपर रिफिल का इस्तेमाल करता है। अगला, हाल ही में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता है? ये भी अवार्ड आया भारत में, और इसको जीता है दोस्तों पायल कपाड़िया ने। कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में अभी मैंने 2 अवार्ड आपको बताए, एक अवार्ड और पायल कपाड़िया ने जीता है। ये ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दोस्तों जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना, पाम डियोर पुरस्कार, उसके बाद वाला ये दूसरा सबसे बेस्ट पुरस्कार होता है ग्रैंड प्रिक्स। तो पाम डियोर तो नहीं आया भारत में, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का आया, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का आया और ग्रैंड प्रिक्स का आया। तो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल अगेन फ्रांस में आयोजित किया गया। फ्रांस में एक शहर है कांस, वहीं पर होता है कांस फिल्म फेस्टिवल। ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। ओके, अच्छा, पाम डियोर पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं, तो पाम डियोर पुरस्कार जो है इस बार मिला है मेरिल स्ट्रिप को। ये हॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं, इनका भी नाम याद रखना। ठीक है जी। अगला, बाकी ये 2 पुरस्कार तो मैंने अभी आपको बताया, चिदानंद नाइक और अनसुईया सेनगुप्ता को। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? तो एनडीए के नए कमांडेंट नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जी। वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह टेक्स चार्ज एज कमांडेंट ऑफ एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के। तो ये वाइस एडमिरल अजय कोचर जी की जगह लेंगे, वो रिटायर हुए हैं तो अब उनकी जगह पर ये आएंगे। काफी ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है, एवीएसएम और एनएम से सम्मानित हैं, आईएनएस खुकरी, आईएनएस विद्युत, इन सब पर काम कर चुके हैं। अगला, दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दीपा कर्माकर, इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में अभी गोल्ड जीता हुआ है। दीपा कर्माकर जो है ये जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई हैं और ये बन गई हैं फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक टू विन गोल्ड इन एशियन सीनियर चैंपियनशिप। एशियन सीनियर चैंपियनशिप में पहली इंडियन जिम्नास्टिक हो गई हैं गोल्ड जीतने वाली। लेकिन दुख की बात यह है फिर भी इनको ओलंपिक का कोटा अभी नहीं मिला है। तो ये आए हैं गोल्ड मेडल जीत करके टॉप पर, और सेकंड पर रहे साउथ कोरिया के किम सोंग ह्वांग, और थर्ड पर रहा कोरिया के ही जो क्योंग ब्योल, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं इन लोग के। अगला, 3000 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों अभी टी20 इंटरनेशनल में उतने ज्यादा रन नहीं बने। मैं आपको बताऊं कि आईपीएल में बन गए हैं हाईएस्ट स्कोर 8000 आईपीएल में, लेकिन टी20 में इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर अभी तक बना हुआ है। हाईएस्ट बोले तो कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हुए हैं ओवरऑल, तो उसमें अभी हाईएस्ट 4000 रन बने हुए हैं।
और उनमें से 3000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जॉस बटलर। अब ये भी तो जान लो, ये 8000 आईपीएल का सबसे ज्यादा और 4000 टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बनाया कौन है? वन एंड ओनली विराट कोहली। विराट कोहली ने बनाया है, दोनों ही रिकॉर्ड में ये सबसे ऊपर हैं सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में। आईपीएल में भी सबसे ज्यादा रन उन्हीं के नाम है और टी20 इंटरनेशनल में भी। फिलहाल जॉस बटलर बन गए हैं फर्स्ट इंग्लिश मैन टू मेक 3000 टी20 इंटरनेशनल रन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी हाल ही में इन्होंने कंप्लीट किया। अच्छा, टी20 की बात आ रही है तो टी20 वर्ल्ड कप आज से शुरू हो चुका है, कल से ही शुरू हो गया है, 1 जून से शुरू हो चुका है और चलेगा 29 जून तक टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड कप होने जा रहा है लेकिन कोई क्रेज ही नहीं है, कोई प्रमोशन ही नहीं, कोई वो ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार इससे ज्यादा फेमस तो आईपीएल था, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जबकि वो किसी एक कंट्री के अंतर्गत खेला जाने वाला एक लीग टूर्नामेंट है। और वर्ल्ड कप तो भाई वर्ल्ड लेवल का होता है वर्ल्ड कप, लेकिन कोई क्रेज नहीं इंडिया में। कहीं ना कहीं यही कारण एक बनता जा रहा है कि वर्ल्ड कप में ट्रॉफी नहीं आ पा रही है। फिलहाल विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया ही। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार टी20 वर्ल्ड कप? बताइएगा कमेंट करके जरूर। अगला, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई हैं? तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं दोस्तों ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी है। 55 वर्ष की इनकी उम्र है, पेशे से उद्यमी भी हैं, फिटनेस फ्रीक हैं और इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अभी इस समय माउंट एवरेस्ट का सीजन चल रहा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आप देख रहे हो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, उसी में एक रिकॉर्ड इनके नाम पड़ गया है। इन्होंने 53 वर्षीय संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा है जो 2018 में रिकॉर्ड बनाई थी। ओके, अगला, हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? विश्व फुटबॉल दिवस इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि इस बार पहली बार मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फुटबॉल डे दोस्तों 25 मई को मनाया गया इस बार, और अब से 25 मई को हर साल मनाया जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि 25 मई को पहली बार 1924 के ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया गया था। हालांकि अभी फुटबॉल आज के टाइम पर उसमें ओलंपिक में नहीं खेला जाता, लेकिन इंटरनेशनली पहली बार 25 मई को 1924 में शामिल किया गया था। और उसके देखो 100 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए ना, 1924 से 2024, तो 100 साल की वर्षगांठ को मनाते हुए इस बार डिसाइड किया गया है कि 25 मई को मनाएंगे अब से विश्व फुटबॉल दिवस। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप उसका एक अलग ही क्रेज है, अलग ही लेवल है। फिलहाल फुटबॉल डे आप याद रखोगे 25 मई। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? आप बताओगे किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है 2022 वाला। अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो अगला वाला कहाँ पर होगा? ये होगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में। ओके, फीफा के द्वारा फुटबॉल विश्व कप आयोजित कराया जाता है। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस में हुई थी स्थापना, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। कमेंट करते रहो सभी लोग, कमेंट से मत चूको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो के कितने देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन वॉल बनाने का फैसला लिया है? तो ड्रोन वॉल, ड्रोन की दीवार बनाई जाएगी 6 देशों के द्वारा, 6 नाटो के मेंबर्स के द्वारा। ड्रोन वॉल बोले तो ड्रोन का एक पहरा कराया जाएगा, ठीक है ना, कि मतलब वो ड्रोन्स वहां पर 24/7 निगरानी रखेंगे कि कोई उधर से अटैक तो नहीं हो सकता है, या अटैक अगर हो तो पहले से इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये एक ड्रोन वॉल होगी, क्योंकि वहां पर वैसे ही पॉपुलेशन कम है, गिनी चुनी तो जनता होती है उन देशों में, है ना, और उन पब्लिक को अगर लगा देंगे बॉर्डर सिक्योरिटी पर तो फिर बेचारे बाकी लोग इकोनॉमी कैसे संभालेंगे। फिलहाल ये 6 देश हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो ये सभी नाटो के मेंबर हैं। अभी इसमें फिनलैंड जो है ये नया नया जुड़ा हुआ है, 31वां ये बना था, और स्वीडन जो है ये 32वां बना है। स्वीडन जो है ये 32वां मेंबर बना है नाटो का। अभी के टाइम पर 32 मेंबर है नाटो के। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, तब इसके 12 मेंबर थे, आज के टाइम पर इसके 32 मेंबर हो गए हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं जेम्स स्टोलनबर्ग, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। अगला, हाल ही में किस राज्य में गेल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? गेल एक महारत्न कंपनी है, गैस अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड। बताइए कमेंट करके कहां पर इसने अपना पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में।
गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये एक महारत्न कंपनी है। इसने कहा है कि ये 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किए हैं, मध्य प्रदेश के विजयपुर में। तो ये 10 मेगावाट की क्षमता वाला है और इससे 4.3 टन प्रतिदिन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। हाइड्रोजन इज ए फ्यूचर फ्यूल, आप जान रहे हो, देख रहे हो, दुनिया भर के तमाम इक्विपमेंट बन रहे हैं हाइड्रोजन से चलने वाले। आने वाले टाइम पर इसका बहुत यूज होने वाला है फ्यूल के रूप में। 1984 में हुई थी गेल की स्थापना, और गेल मतलब क्रिस गेल नहीं, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, महानिदेशक संदीप कुमार गुप्ता। अगला, 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई? तो देखिए, अभी मैंने ज्योतिरात्रे के बारे में आपको एक बताया, इसके अलावा अब एक नाम और जोड़िए, पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, 13 दिनों में। ये रहने वाली है नेपाल की, और नेपाल वाले जो हैं अक्सर इनको चढ़ना पड़ता है टूरिस्ट को ले जाने के लिए, मतलब उनको गाइड करने के लिए एक प्रकार से। तो भाई जो अनुभवी रहते हैं, जो एक्सपीरियंस रहते हैं, वही तो ले जाएंगे। तो ये 13 दिन में 3 बार जाने का मौका मिला, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय माउंट एवरेस्ट का सीजन चल रहा है, तो इसी समय ले जाया जाना अनुकूल होता है। तो इस कदम में इन्होंने ले गई कई लोगों को। 32 वर्षीय पर्वतारोही हैं, अभी इनकी उम्र महज 32 वर्ष है, तो अभी समझ लो आपकी कितनी बार ये और लेकर जाएंगी, कितनी ज़्यादा रिकॉर्ड बना सकती हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर ले जाने का या कहीं चढ़ने का रिकॉर्ड है किसके नाम? क्वामी रीता शेरपा के नाम। इसका नाम याद रखना, क्वामी रीता शेरपा जो है ना, इनका नाम मत भूलना। ये भाई साहब अभी 10 दिन में 2 बार ये भी चढ़ गए थे, और ये है नेपाल के। ये 30 बार चढ़ाई कर चुके हैं, 30 बार चढ़ाई कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट की। अगला है, हाल ही में मिस यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूएसए 2023 का खिताब जीत लिया है दोस्तों सवाना गैंकवेज ने। सवाना गैंकवेज यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे अपने यहाँ होता है मिस इंडिया, ठीक है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो ओवरऑल होता है, ऐसे यहाँ पर यूएसए का है मिस यूएसए। तो मिस यूएसए का खिताब इन्होंने जीता है सवाना गैंकवेज ने। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स तो आप हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता है क्रिस्टलिना पेस्जुकोवा। आजकल पूछा जाता है कि ये किस देश से संबंधित है, तो आप बताना चेक गणराज्य। मिस यूनिवर्स 2023 वाला भी अनाउंस हुआ है, 2024 का भी आया नहीं है, तो सेनिस पलासियोस जो है निकारागुआ की ये विजेता है, ठीक है। मिस यूनिवर्स जो है अमूमन दिसंबर महीने में अनाउंस होता है, तो अब 2024 वाला जो है वो दिसंबर में होगा अनाउंस। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सामान्य विज्ञान का रेलवे स्पेशल का ये ई बुक जो है ये जबरदस्त पसंद आ रही है लोगों को। A4 साइज में है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, 120 पेजेस है इसमें आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं, थ्योरी भी है, जहां पर जरूरी है वहां पर फिगर्स हैं, जहां पर जरूरी है वहां पर न्यूमेरिकल्स हैं, और तो और लास्ट में आपका रिवीजन क्विकली कराने के लिए आपको दिया गया है वन लाइनर भी, और वो वन लाइनर आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है लास्ट टाइम पर। यकीन मानना, जा करके जब आप पढ़ोगे ना, जब आप एग्जाम के टाइम पर उसको देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, मात्र 75 रुपीज़ पे करके आप ये ई बुक अपना बना सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मई महीने की भी ई बुक आ गई है करंट अफेयर की, तो हर महीने की आती है, मई महीने वाली भी आ गई है, आप इसको लेना चाहो तो जा करके ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है दोस्तों चार्ल्स लेक्लेयर ने। चार्ल्स लेक्लेयर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इन्होंने जीत लिया है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। ये फार्मूला 1 की रेस होती है, तो ये फेरारी कंपनी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लेयर, और इन्होंने जीता है। अच्छा, इस सीजन में अभी तक जो भी रेस आई हैं उनका रिवीजन करिए। जैसे मैक्स वर्स्टेपन ये सबसे ज्यादा रेस जीते हुए हैं इस सीजन में भी, और पिछली 2 सीजन के ये विजेता भी रहे हैं। तो सऊदी अरब ग्रां प्री, लास वेगास ग्रां प्री, जापानी, चीनी, एमालिया रोमांगना, ये 5 ये जीते हुए हैं। और कार्लोस सेंज ऑस्ट्रेलियाई जीते हुए हैं, लैंडो नॉरिस मियामी जीते हैं, और मोनाको जीत लिए हैं चार्ल्स लेक्लेयर, ठीक है। ये फार्मूला 1 की रेस है, F1 रेस जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 29 मई को। प्रत्येक वर्ष ये 29 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के जो पीस कीपिंग फोर्स होता है उनके लिए डेडिकेटेड डे होता है। पीस कीपिंग फोर्स के तहत दोस्तों यूएन सेनाओं को भेजता है उन देशों में जहां पर विवाद चल रहे होते हैं, जहां पर सत्ता स्टेबल नहीं रहती है, बहुत सारे दंगे होते रहते हैं, ऐसी सिचुएशन रहती है जहां पर, वहां यूएन भेजता है पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है।
और इसमें भारत के भी सैनिक जाते हैं। थीम है इस बार की फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ओके, 29 मई को इसकी स्थापना हुई थी, इसके रिलेटेड संगठन की, संयुक्त राष्ट्र रूस पर्यवेक्षण संगठन की, इसलिए 29 मई का ये दिन चुना गया मनाने के लिए। इसका हेडक्वार्टर यरूशलेम में है। अगला, हाल ही में किसी 2023 के प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएन के द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं उनमें भारत की भी जाती हैं, और भारत की ही ऐसे ही एक गई हुई थी मेजर राधिका सेन, और मेजर राधिका सेन को उनके कामों के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, इंडियन पीस कीपर इज यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ये अवार्ड पाई हुई है। ठीक है, तो अवार्ड भी मिलता है जो वहां पर काम करते हैं पीस कीपर के रूप में, और जो पीस स्थापित करने में कामयाब रहते हैं उनको अवार्ड भी देता है यूएन। हाल ही में किस कंपनी ने एक नई श्रेणी की पर्सनल कंप्यूटर कैपिलॉट प्लस पीसी लॉन्च किया है? काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको भी हमने यूज किया। और कैपिलॉट प्लस पीसी आप लोग भी देखोगे विंडोज में वही साइड में थोड़ा बनकर आ रहा है अब से। मेरा तो विंडो 11 है तो आ तो गया है मेरे में, बाकी विंडोज में आया है कि नहीं ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो लोग बाकी की विंडो अगर कोई यूज कर रहा है तो। ये कैपिलोट पीसी क्या है, प्लस बेसिकली आप समझो वही है कि एआई के माध्यम से अब ये इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। एआई टूल समझ लो ये इनबिल्ड कर दिए हैं, ठीक है, अपने विंडोज़ में ही माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है, तो इसके थ्रू आप इमेजेस बना सकते हो, चैट जीपीटी वाला पूरा काम कर सकते हो, कोई स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, कोई चीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हो, वही सब काम है। ठीक है, एआई फीचर्स वाला। तो इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है, और ये माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है किसके साथ मिल करके? असिस्टेक कंप्यूटर और एसर के साथ मिल करके। तो ये नई श्रेणी की पर्सनल कंप्यूटर कैपिलॉट प्लस पीसी है, अल्फाबेट और एप्पल से टक्कर देंगे। अगला, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अप्रैल 2024 के लिए किसे मिला? तो अप्रैल 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है मोहम्मद वसीम और हेली मैथ्यूज को। मोहम्मद वसीम और हेली मैथ्यूज, नाम याद रखिए, हेली मैथ्यूज को कई बार मिल चुका है, वेस्ट इंडीज की हैं ऑलराउंडर, और वसीम जो है ये यूएई के हैं, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, और इनको इनके इस महीने के परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड मिला है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। ठीक है, और विमेन वाला हेली मैथ्यूज को। प्रत्येक महीने एक पुरुष एक महिला खिलाड़ी को आईसीसी देती है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, उस पिछले महीने का परफॉर्मेंस देखते हुए। तो आईसीसी के बारे में बात करें तो 1909 में स्थापना हुई थी। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं जेफ अलार्डिस, और हेडक्वार्टर है दुबई में। अच्छा, आज की क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास जा रही है, इसलिए जा रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है, दो कारण है। एक तो ये है कि जब मैं लाइव लेता हूँ तो वो लाइव वाले सेक्शन में चली जाती है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शायद उस दिन वीडियो नहीं आई क्या, तो लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब मैं लाइव लेता हूं तो आप लोग के कमेंट्स भी बीच बीच में पढ़ता हूं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लॉस होता है, और इसलिए वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, 40 45 47 मिनट चली जाती है। तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बाद में जब देखते हैं तो परेशान होते हैं, तो इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है, लेकिन फील आपको पूरा वही लाइव वाला आएगा अगर आप लाइव देख रहे हो तो। पेरिस ओलंपिक जो है ये कब कब हुआ देख लीजिए, इसका पूरा प्रोसेस। अभी वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। पेरिस ओलंपिक कब होने वाला है? 26 जुलाई से शुरू होगा इसी साल, 11 अगस्त तक चलेगा, और 32 खेल खेले जाएंगे, 33वां संस्करण इसका होने वाला है। कभी कभी रोमन में दे देता है, तो रोमन अंक भी याद रखिए, 3x 3 खड़ी डंडी, ठीक है, जो भी पढ़ो आप इसको 33 पढ़ते हैं वैसे। गेम्स वाइड ओपन इस बार का मोटो है, मोटो भी पूछा जाएगा, इसको याद रखना। पहले इससे पेरिस जो है 1900 में और 1924 में मेजबानी कर चुका है, अब 2024 में मेजबानी कर रहा है। पिछला वाला हुआ तो टोक्यो में, अगला होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, कब? 29 मई को। 29 मई को क्यों? क्योंकि 29 मई को 1953 को सबसे पहले तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी, ये दोनों लोग चढ़े थे, चढ़ाई की थे माउंट एवरेस्ट पर, और इन्हीं की याद में ये माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। लेकिन कब से शुरू हुआ? जब एडमंड हिलेरी की मृत्यु हुई तब से। 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद से ये सोचा गया कि चलो इनकी याद जो यादगार जो इनका कर्तव्य रहा है वो यादगार बनाते हैं, ठीक है, इनका जो काम रहा है। तो माउंट एवरेस्ट आप जानते हो सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, और सबसे ऊंची चोटी है ये। अगला,
डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से ओडिशा के तटों पर रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में सुखोई MKI-30 विमान से रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के तटों से। इसे रुद्रा M2 पढ़ो या रुद्रम 2 पढ़ो। ये दोस्तों एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ऐसी और एंटी रेडिएशन मिसाइल पर काम कर रहा है डीआरडीओ, जो आने वाले टाइम पर और ज्यादा हाईटेक होंगी। अगला, हाल ही में एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि अभी सीजन चल रहा है हिमालय का, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट का, तो अभी एवरेस्टिंग की जा रही है। तो यहाँ पर सत्यदेव गुप्ता ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये एक ही दिन में मतलब 11 घंटों के अंदर अंदर 11 घंटे 15 मिनट के अंदर अंतर्गत 2 शिखर को चढ़ाई की है, एक माउंट एवरेस्ट एक माउंट लोत्से। और दोनों देखो, ऐसा नहीं है कि दोनों छोटा मोटा हो। 8,516 मीटर माउंट लोत्से की ऊंचाई है और माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर की लगभग में ऊंचाई है। तो ये सबसे तेज यात्रा करने का, इन दोनों पर्वतों पर चढ़ाई करने का एक साथ रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला, नई दिल्ली में कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो नई दिल्ली में अभी फिक्की ने आयोजन किया है कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 29 मई को यह आयोजन किया गया। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन था। अगला, भारतीय सेना ने किस कंपनी से अपना पहला हाइड्रोजन से ईंधन सेल बस प्राप्त किया? तो जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, हाइड्रोजन ईंधन जो है ये फ्यूचर फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है और आने वाले टाइम पर इसी से चलेगी बहुत सारी चीजें। जैसे यहाँ पर अभी बस जो है इसके लिए ऑर्डर दिया इंडियन आर्मी ने, तो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें जो होंगी इंडियन आर्मी अब यूज करेगी। तो इसके लिए अभी हाल ही में IOCL के साथ डील हुई है इंडियन आर्मी की। IOCL हाइड्रोजन ईंधन बनाएगा और इन बसों में यूज किया जाएगा, ठीक है। अगला, अच्छा वैसे इन बसों की बात करें तो 37 यात्री एक साथ में बैठ सकते हैं। 250 से 300 किलोमीटर तक का इसका माइलेज होगा एक बार फुल टैंक होने पर। IOCL के बारे में महानिदेशक श्रीकांत माधव वैद्य हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में 1959 में स्थापना, महारत्न कंपनी है। अगला, RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो दोस्तों RBI ने बताया है कि GDP जो 2025 का फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें होगी 7% और ये GDP होगी एक्चुअल GDP, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया था एक्चुअल और नॉमिनल 2 प्रकार की GDP होती है। तो यहाँ एक्चुअल GDP जो है ये 7% की दर से ग्रो करने वाली है, ठीक है। लगातार तीसरा वर्ष होगा जब 7% की दर से ग्रो हो रही है GDP इंडिया की। अगला, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे, अभी मैंने कल की करंट अफेयर में आपको बताया था कि ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 31 मई को, तंबाकू से होने वाली हानियों के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए नो टोबैको डे मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध आप देखते भी हो हर जगह लिखा रहता है। और एक चीज और याद रखना कि भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत रखने का लक्ष्य रखा है 2025 में, यानी अगली साल टीबी मुक्त भारत हो सकता है, इसके लिए भारत ने लक्ष्य रखा है और निक्षय मित्र अभियान शुरू किया। ये अभियान कई बार पूछा गया एग्जाम में, आगे भी पूछा जाएगा। निक्षय मित्र अभियान टीबी मुक्त भारत करने के लिए टारगेट 2025 टीबी उन्मूलन, ठीक है। अच्छा, फिलहाल तंबाकू निषेध दिवस की थीम अगर बात करें तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है, बच्चों को इनसे दूर रखना। अगला, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? तो देखो इतने साल बीत गए लेकिन भाई साहब अपनी अंतरिक्ष एजेंसी अभी तक नहीं बनाए थे, लेकिन अब इनको लगा कि हम पीछे रह जाएंगे स्पेस सेक्टर में, तो क्यों ना हम आगे बढ़े। तो साउथ कोरिया आई और इसने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी बनाई। नाम क्या रखा है इसका? नाम रखा कासा। जैसे अमेरिका में है नासा, वैसे ये रख दिए हैं कासा। कासा यानी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इनकी पहली अंतरिक्ष एजेंसी होगी। अब तक ये दूसरों की मदद से लॉन्च करते थे सैटेलाइट, ऐसा नहीं है कि इनका सैटेलाइट अभी तक नहीं है, सैटेलाइट है लेकिन दूसरों की मदद से लॉन्च करते थे। ये कहे हैं कि 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरेंगे और फिर 2032 तक ये चांद पर उतरेंगे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभी हाल ही में, बताइए कल का ही क्वेश्चन है ये, तो ओमान में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण लॉन्च किया है। एक्चुअली में ओमान से अपने रिलेशन बहुत पुराने हैं,
250 से 300 साल पुराने रिश्ते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गुजराती जाकर के बसे हुए हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट्स जो है उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिससे एक विरासत बनी रहे। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ये पहली विदेशी परियोजना शुरू की है ओमान के साथ मिलकर के, द ओमान कलेक्शन के नाम से। ये नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूक्रेन को 2 ASC 890 विमानों को दान करने की घोषणा की है? तो यूक्रेन को 2 ASC 890 विमान देगा कौन? स्वीडन। अच्छा, स्वीडन से दो चीजें याद रखना, एक तो 32वां मेंबर ये बना नाटो का, 32वां मेंबर बना ये नाटो का, और साथ ही साथ में याद रखना ये 38वां मेंबर बन गया है, 38वां मेंबर बन गया है आर्टेमिस अकॉर्ड का। आर्टेमिस अकॉर्ड मिशन पर ये शामिल हो गया, 38वां मेंबर बना है, ठीक है ना। तो इसने 2 एयरबोर्न सर्विस एंड कंट्रोल या कहें ASC 890 विमान देने की घोषणा की है। ये एक सर्विलांस टाइप का विमान होता है, तो ये यूक्रेन को देगा। रसिया यूक्रेन वार में मदद मिलेगी यूक्रेन को, ठीक है। चलिए, तो ये थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन इस वीक के। अब चूंकि मंथ हो गया है कंप्लीट, तो पूरे महीने का एक बार दिवस और थीम रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मई महीने में 1 मई को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 7 मई को ही इस बार मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस, जो कि फर्स्ट ट्यूसडे को पड़ता है मई महीने के। और इस बार किसकी थीम है? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये 11 मई को मनाते हैं। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया, क्योंकि ये सेकेंड सैटरडे को पड़ता है मई और अक्टूबर मंथ में, 2 बार मनाया जाता है। इस बार थीम है इंसेक्ट, छोटी थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और 16 मई को ही मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इसके अलावा 16 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को ही सिक्किम स्थापना दिवस मनाया गया, 1975 को ये बना था भारत का राज्य। 17 मई विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस। 18 मई इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, थीम भी इसकी पूछी जाएगी। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया, बी इंगेज्ड विद यूथ, ये भी थीम पूछा जा सकता है। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बी पार्ट ऑफ द प्लान, इसकी थीम। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस, पहली बार मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। 28 मई विश्व भूख दिवस, और 29 मई संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, और 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रमुख दिवस रहे मई महीने की। अब वीडियो हो गया है कंप्लीट। कमेंट करके आप अपना स्कोर बता दीजिए, स्कोर जरूर बताना कमेंट करके। और हाँ, टेलीग्राम पर इसकी PDF अवेलेबल है, आप PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ई बुक वगैरह आ गई है, अगर आप ई बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 7235939467 पर। वहीं पर QR कोड भेजाएगा, वहीं पर पेमेंट करके आप प्राप्त कर पाओगे। बाकी किसी भी हमारे वीडियो कोर्स या बाकी ई बुक के लिए आप MZT ऐप का रुख कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।